नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के बारे में बताने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको आदिकाल की प्रवृत्तियाँ और मिथक क्या होता है इसके बारे में बताया था। आज मैं आपको पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के बारे में बताऊँगी, ठीक है। तो मध्यकाल की भारतीय आर्य भाषा जब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, फर्स्ट आता है पाली भाषा। पाली भाषा जो थी वो 500 ईसा पूर्व से लेके पहली ईसा तक, यानी कि यीशु मसीह के जन्म लेने के 500 साल पहले से लेकर पहली ईसा यानी कि इस यीशु मसीह के जन्म लेने तक की भाषा जो थी वो पाली भाषा कहलाई। और प्राकृत भाषा जो है वो पहली ईसा से लेके 500 ईसा तक, यानी कि जन्म लेने के बाद पहली ईसा शुरू हो गई और पहली ईसा से 500 ईसा तक प्राकृत बोली गई। और थर्ड आते हैं अपभ्रंश, जो 500 ईसा से 1000 ईसा तक बोली गई, ठीक है। तो पाली जो है, पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मागधी भाषा भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। जो भी पाली भाषा जो थी वो बौद्धों की भाषा थी, बौद्ध धर्म की भाषा थी। और जो भी पाली साहित्य लिखे गए थे वो पाली भाषा में ही लिखे गए थे। त्रिपिटक पाली में लिखे गए हैं। और त्रिपिटकों के जो नाम है वो है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध जी के साहित्य हैं, ठीक है। तो इनके पिटक लिखे गए हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। अब आते हैं प्राकृत। प्राकृत जो है वो भाषा जैनों की भाषा कहलाती है। जैसे कि पाली जो है वो बौद्ध धर्म की भाषा कहलाती है या मागधी भाषा कही जाती है, वैसे ही प्राकृत जो भी भाषा है वो जैनों की भाषा कही जाती है ना। जैन धर्म की प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। तो प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। यानी कि बोलचाल की भाषा है तो पंडित जी तो संस्कृत बोलते थे तो नहीं बोल सकते थे, है ना। तो पंडितों में प्रचलित नहीं थी। सुसंस्कृत नाटकों के अधम पात्र इस बोली का प्रयोग करते थे। यानी कि जो भी नाटक संस्कृत के रचे जाते थे उसमें जो भी छोटे छोटे पात्र थे ना वो प्राकृत का यूज़ करते थे, ठीक है। तो जैन साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में लिखी गई। क्यों लिखी गई? क्योंकि जैन का प्रचार प्राकृत भाषा में ही हुआ था, ठीक है। प्राकृत भाषा में लिखा गया। प्राकृत भाषा के 5 प्रमुख भेद हैं। कौन कौन सा है? सौरसेनी प्राकृत, जो मथुरा या सूरसेन जनपद में बोली जाती है। इसे मध्य प्रदेश की बोली भी कहा जाता है, ठीक है। ये सौरसेनी प्राकृत है जो मथुरा और सूरसेन में बोली जाती है। पैसाची प्राकृत, यह जो है उत्तर पश्चिम के कश्मीर के आसपास की भाषा है, ठीक है। पैसाची कश्मीर के आसपास की भाषा। महाराष्ट्रीय प्राकृत, ये जो है महाराष्ट्र में बोली जाती है। अर्ध मागधी प्राकृत, यह मागधी और सौरसेनी के बीच के क्षेत्र की भाषा है, ठीक है। मागधी और सौरसेनी के बीच के क्षेत्र की भाषा है। हिंदी उद्भव और विकास में मैंने ये आपको बहुत ही अच्छे से बताया है, तो आप देख सकते हैं। मागधी प्राकृत, यह मगध के आसपास प्रचलित भाषा है, ठीक है। अब देखते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो प्रयोग है वो 500 ईसा से लेके 1000 ईसा तक हुआ, ठीक है। इस भाषा को अवहट, अवहत, अवदेश भाषा, देसी भाषा आदि अनेक नामों से पुकारा गया। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ, यानी कि जो भाषा बिगड़ गई उसे कहते हैं अपभ्रंश, ठीक है। जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल का सामान्य रूप हो गया, यानी कि संस्कृत नहीं रह गया, वो बोलचाल का एक सामान्य भाषा बन गया, तो जो पंडितों की दृष्टि में वो भाषा बिगड़ गई, है ना, कि बिगड़ गई मतलब ये भाषा अब ठीक नहीं है। तो उस भाषा को उन्होंने क्या किया? अपभ्रंश की संज्ञा दे दी। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीय में निम्न वर्ग के पात्रों द्वारा किया गया। और 6ठी शताब्दी के अलंकारवादी आचार्य भामह जी ने अपभ्रंश का उल्लेख सुसंस्कृत एवं प्राकृत के साथ करते हुए काव्य उपयोगी भाषा बताई। भामह जी ने कहा कि ये अपभ्रंश भाषा काव्य के लिए उपयोगी है। और कालिदास के विक्रमोर्वशीय में भी निम्न वर्ग यानी कि छोटे छोटे जो पात्र थे उन्होंने भी अपभ्रंश का
इस्तेमाल किया। ठीक है,